ये कि श्रांति काल अगर है तो श्रांति काल के बारे में ये बता दिया गया कि जैसे ये है भाई कोई पदार्थ है, ठीक है, हमें श्रांति काल लिखना है। तो श्रांति काल इस तरह से रिलेट करिए कि ये मान लीजिए कुछ पदार्थ कोई है, इनके अंदर कुछ कण हैं। अब अगर ये कण हैं तो ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, यानी चलना शुरू करेंगे। अगर चलना शुरू करेंगे, मान लीजिए ये चला, तो ये जब आगे चलेगा तो टकराएगा तो है ही है। क्यों? क्योंकि इसकी गति कोई निश्चित तो है नहीं। अगर ये इस तरह से चल रहे होते, समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर ये अरेंजमेंट होता तो ये हो सकता ना टकराते। क्यों? क्योंकि ये सीधे निकल जाता, ये सीधे निकल जाता, ये निकल जाता, ये निकल जाता। लेकिन इनकी गति कैसी है? जिग जैग मोशन है, अनियमित और अनियंत्रित गति है और टेढ़ी मेढ़ी गति है। तो जब टेढ़ी मेढ़ी गति है तो टकराने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, आप रोड पे चल रहे हो, सीधे साधे चल रहे हो, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। भीड़ भाड़ में, पहली चीज़ तो भीड़ भाड़ में चल रहे हो, ऊपर से कोई दारू वारू पी आ जाए बाइक चलाता हुआ, मार सांप की तरह लहराता हुआ आ रहा है, तो आप बचा देंगे, कोई दूसरा लड़ा देगा। तो नहीं, कहने का मतलब है फिर टक्कर होनी निश्चित है। तो इसमें भी मोशन कैसा है? जिग जैग है, यानी टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब टेढ़ा मेढ़ा मोशन है तो ये जब चलेगा कहीं, तो चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, कहीं भी जाएगा। यहाँ हो सकता पास में ना टकराए, थोड़ा दूर टकराए जाके, लेकिन टकराएगा तो ज़रूर। तो ये जब टकराएगा फिर वहाँ से भागेगा, जब टकराएगा तो उठ के फिर भागेगा, गिरा विरा होगा, संभल के झाड़ फूंक के बेचारा भाग लेगा। तो अगर फिर भागेगा तो फिर वही कंडीशन लगेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आगे वाले पार्टिकल से फिर से टकराएगा जाके। तो ये कहा गया कि जब दो टक्करें हुई हैं क्रमागत, सब कुछ उन्हीं टक्करों के बीच में हमें बताना है। माध्य पथ आपने देखा था, कोई दो क्रमागत टक्करें हुई हैं, इन दो टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाती थी? माध्य पथ कहलाती। समय में भी वही है, इन दो टक्करों के बीच जितना समय लग जाएगा एवरेज, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में या टकराने में जितना औसत समय लगेगा, उसको हम क्या कह के देंगे? श्रांति काल कहेंगे उसको। क्लियर हो गया? तो लिख लीजिए फिर, ठीक है। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बना लेंगे, टाउ उल्टा जे, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अरे जे को इधर की बजाय उधर मोड़ दीजिए बस। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग इसका मान लगभग 10⁻⁻14 की कोटि का होता है। लगभग 1 का 10⁻6 से 8 बताया था आपको, तो 2 के बीच का समय जो लगेगा 10⁻14 की कोटि का होता है। ठीक है, 10⁻14 की कोटि का होता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन या अपवाह वेग, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या था बताइए भाई, बोलिए। ऊष्मीय वेग क्या था? जो फ्रीली घूम रहे थे वो ऊष्मीय वेग था। अनुगमन वेग क्या होगा? जब जब विभवांतर अप्लाई करेंगे, जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उस पर विभव लगाएंगे, तो विभव के प्रभाव क्षेत्र में वो जिस वेग से घूमेगा, स्वतंत्रतापूर्वक कहीं घूम रहा हो, लेकिन जब हमने उस पर कुछ बाउंडेशन कर दिया, तो वो जहाँ जाएगा, यानी जिस रास्ते पर जाएगा
या जिस वेग से घूमेगा उसको हम क्या कह देंगे, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देंगे। बात समझ पाए? आप कहीं जा रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, हो सकता है 1 किलोमीटर पहुंचना हो, फ्री घूम रहे हैं तो आधे घंटे में पहुँचें, नहीं। अब आपको बाउंड कर दिया गया कि यहाँ से तुरंत जाके ये सामान लेके आओ। अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप निकले हैं, थोड़ी दूर टहला के आए, तो इसका मतलब क्या है, निकलेंगे और तुरंत जाएंगे, तो उसके प्रभाव में वेग कुछ परिवर्तित होता है। जब हम विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर क्या करता है, धक्का ही तो देता है उसको, तो विभवांतर के प्रभाव में वेग कुछ गड़बड़ाता है। अगर हमने विभव लगा दिया है तो उसकी उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो लिख लीजिए ज़रा इसको भी। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही मतलब जो निश्चित वेग है, इस सूक्ष्म नियत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वी के सफिक्स में डी, इसे वी फॉर वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अनुगमन वेग, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका औसत मान 10⁻⁻14 मीटर प्रति सेकंड, इसका औसत मान 10⁻14 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए। अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अब देखिए ज़रा यहाँ से, अब आपको क्या बताना है, अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनुगमन वेग Vd और विद्युत धारा I, यानी I और Vd में कोई संबंध बताना है हमको। ठीक है, मतलब कोई ऐसा रिलेशन हमको निकालना है जो क्या बताए, I और Vd में संबंध बताए कि हम धारा क्या करें तो Vd परिवर्तित होगा कि क्या होगा, किस तरह से। तो सबसे पहले इसको ज़रा एक चालक तार से समझने की कोशिश करिए। एक चालक तार ले लिया हमने, ठीक है, इतना मोटा होगा नहीं लेकिन
ठीक है। मान लीजिए ये चालक तार लिया आपने, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बह रहे होंगे। अब मान लीजिए एक एरिया तो आपको फिक्स करना पड़ेगा भाई, तभी तो आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए आपने इसका इतना एरिया फिक्स कर दिया, जो कि एरिया कितना है ए, ठीक है। वेग कितना था वी, तो लंबाई 1 सेकंड में कितनी तय करेगा, वी तो तय करेगा भाई। इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, यानी यहाँ से जो परिच्छेद क्षेत्रफल इसका, यानी ये वाला हिस्सा जो इस तरह का हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है वो कितना है, ए है। इसका अनुगमन वेग कितना है, अनुगमन वेग बराबर कितना है, वी। अब इसका मतलब है, वेग का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में चली गई दूरी ही तो होती है ये तो अनुगमन वेग कितना है, वी। तो अगर हम 1 सेकंड देखें तो 1 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगा, वी तो तय करेगा। तो हम 1 ही सेकंड के लिए इसको चलाएंगे, तो अगर 1 सेकंड चलाया हमने तो ये दूरी कितनी तय कर ली इसने, वी। तो इस हिस्से का आयतन कितना हो गया, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना, ए, लंबाई कितनी, वी। ठीक, तो आयतन इतना हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब हम कह दें, मान लिया हमने कि ये जो तार है हमारा, इसकी एकांक लंबाई या एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है। बात को समझिएगा थोड़ा सा। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी भाई। जब एकांक आयतन में इतनी है तो इतने बड़े आयतन में संख्या को आयतन से गुणा कर दो बस भाई। एकांक में अगर मान लीजिए किसी के एक, ठीक है, मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 100 हो जाएंगे। सीधे उसी संख्या से गुणा कर देना है। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई NaVd। अब देखिए Q, यहाँ से Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है, नहीं होता है। तो N क्या है, ये पूरा भाई, N का मतलब संख्या होती है। टोटल संख्या कितनी है, ये NaVd, ठीक है, इंटू ई हो गया। समय कितना, t हो गया। अब हमें क्या करना है, इतना तो टोटल आवेश आया। अब अगर धारा निकालनी है तो I बराबर क्या होता है, Q अपान T। तो I बराबर Q का मान रखिए NeAVd इंटू टी अपान T से T कैंसिल, तो I बराबर कितना आ गया, NeA। तो देखिए I और Vd में रिलेशन निकल आया। तो I और Vd का यही रिलेशन होता है कि धारा का जो मान होता है I, उसका फार्मूला क्या होता है, I बराबर NeAVd, जहाँ पर N क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19, A क्या है, चालक तार का क्षेत्रफल, जैसे ये है तो इसका ये वाला हिस्सा, और Vd क्या है, अनुगमन वेग। क्लियर हो गया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया। अनुगमन वेग देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए खाली। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसमें हमने कोई विभव कुछ लगाया तो किसी ना किसी वेग से भागेगा, जिस वेग से गति करेगा उसको हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। अब हमें रिलेशन निकालना है अनुगमन वेग और धारा में। हमने ये मान लिया कि ये जो चालक तार है इसकी एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। एकांक लंबाई में मतलब एक फिक्स कर दिया, उसकी लंबाई में कितना है, n है। टोटल इसकी लंबाई निकाल लो। क्षेत्रफल कितना, a। 1 सेकंड तक चला दें अगर हम, तो 1 सेकंड में चलेगा कितना, Vd। तो इसका आयतन कितना हो गया, a इंटू Vd हो गया। एकांक में कितने थे, n, तो पूरे आयतन में कितने होंगे, NaVd हो जाएंगे। कितने सेकंड के लिए, t सेकंड के लिए मान लें हम पहले, 1 सेकंड तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। पहले हमने क्या किया, t सेकंड के लिए मान लिया। तो t सेकंड में कुल आवेश क्या आएगा, q बराबर n होता है नहीं होता है। तो हमने n का मान रखा, n क्या निकल कर आएगा, ये और साथ में ये, यही तो आएगा। ये तो 1 सेकंड में हो गई,
टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यही तो हुई। अब इसको हम काहे से गुणा करें, केवल ई से गुणा करें, तो Q बराबर एन ई से कंपेयर कर दीजिए, एन ई तो लिखा है, एन ये पूरी संख्या है और ई, तो Q का मान निकाल लिया हमने। अब फार्मूला लगा दीजिए, I बराबर Q अपान टी, मान रख दीजिए, T से T कैंसिल, I बराबर क्या मिल गया, एन ई ए वी डी। यही रिलेशन है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा का, ठीक है। अगर आपको अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध पूछ ले तो धारा घनत्व का फार्मूला याद है किसी को, J बराबर क्या होता है, J बराबर I अपान ए। तो यार I तो पता है, नहीं मान रख दो खाली, तो J बराबर एन ई ए वी डी अपान ए, J बराबर एन ई, रिलेशन निकल आया। अगर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में पूछ लेता है तो क्या रिलेशन हो गया, ये वाला हो गया, क्लियर। तो लिख लो फिर ज़रा सा, लिखिए, माना कि एक चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद समझते हैं, ये देख लीजिए अगर ना समझते हो। देखिए अनुप्रस्थ परिच्छेद जो होता है ये कटा वाला हिस्सा, जैसे कोई आप चीज़ लीजिए उसको बीच से काट दीजिए, तो जो काटने पे ये यही हिस्सा तो मिलेगा एक, तो जो ये हिस्सा मिलता है इसको अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं। हो सकता है बायो वालों ने पढ़ा हो अनुप्रस्थ काट, तो अनुप्रस्थ काट का मतलब यही होता है, आप पत्ती लीजिए सीधे काट दीजिए उसको परपेंडिकुलर, लंबवत काट दीजिए, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्रति एकांक आयतन में अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन फॉर नाना, ठीक है, स्मॉल n है यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तो चालक तार के किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी, ये लिखा है NaVd, ठीक है, V के सफिक्स में D है, हिंदी में ना लिखना वाला BD लिख लो, NaVd होगी तथा 1 सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश तो जानते हो Q बराबर NE से होता है, N की संख्या आपने निकाल ली, E से और गुणा कर देना है, तो गुजरने वाला कुल आवेश क्या हो जाएगा, इसी को E से और गुणा कर दीजिए, यही तो भाई N ये निकला है, E से और गुणा कर दीजिए तो Q बराबर NE हो जाएगा। तो क्या लिखा है, गुजरने वाला कुल आवेश NaVd इंटू E, गुजरने वाला कुल आवेश NaVd इंटू E स्मॉल ई, ठीक है, होगा।
अतः टी सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश Q बराबर, अतः टी सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश Q बराबर ये NAVD इंटू E, ये था एक सेकंड में। टी के लिए क्या चाहिए, टी से और गुणा कर दीजिए, NAVD इंटू E इंटू टी। अब फार्मूला लगा दीजिए आगे, इतना लिख लिया। उसके आगे लिखिए वैद्युत धारा I बराबर Q अपान टी से, वैद्युत धारा I बराबर Q अपान टी से। ये I बराबर Q अपान टी से मान रख दीजिए। I बराबर Q का मान रखिए, T से काट दीजिए, तो I बराबर NEAVD। लिख लिया। अब अगली हेडिंग लिखिए, ठीक है, हल कर लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगली हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, प्रतिरोध आपको बताया जा चुका है, बताइए क्या है अवरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी जो ये वर्ड है रेसिस्ट, शायद जानते होंगे। रेसिस्ट वर्ड का मतलब होता है रोकना, यानी बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, जो रेसिस्ट वर्ड होता है इसका मतलब होता है रोकना या बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न करे, क्या कहलाएगी? ठीक है, रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगी। अब वैद्युत प्रतिरोध का मतलब है ये किसके मार्ग में धारा उत्पन्न करेगी? हम चल रहे हैं, हमारे मार्ग में थोड़ी अवरोध उत्पन्न करने लगेगी। किसके मार्ग में करेगी? जो धारा चल रही होगी। भाई तार में कोई धारा चल रही होगी तो तार की जो प्रॉपर्टी होती है, तार का जो गुण होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाओगे, जैसे हम चलते हैं तो हमारी ऊर्जा हानि होती ही नहीं होती। किस लिए होती है? घर्षण के कारण। अरे भाई घर्षण लगता है ना ज़मीन पे, तभी तो हमको चलने के लिए ताकत लगानी पड़ती। तो इसका मतलब है जब हम ज़मीन पर चल रहे हैं तो घर्षण लग रहा है हमारे पैर और फर्श के बीच में, तभी हमको ऊर्जा लगानी पड़ रही है। इसी तरह से जब वैद्युत धारा तार में चलती है तो चलने वैद्युत धारा और तार के जो मध्य एक आप कह सकते हैं घर्षण लगता है। इस वजह से वो क्या करता है, तार उसको रोकने की कोशिश करता है कि आगे ना बढ़ो। वो कह रही है हम बढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, तो तार रोकने की कोशिश कर रहा है और धारा आगे बढ़ रही है। तो तार क्या कर रहा है? एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। किसके लिए? वैद्युत धारा के लिए। उसी समस्या का नाम है वैद्युत प्रतिरोध। जो समस्या उत्पन्न कर रहा है कौन? तार, धारा को चलने के लिए, उसी समस्या को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जो परिभाषा लिखनी है वो वहीं से निकाल कर लाते हैं हम। R बराबर V अपान I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ गए? प्रतिरोध का मतलब तो समझते ही होंगे, पहले से समझते थे, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा समझ गए होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, किसी चालक तार के
सिरों के बीच किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध को इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक इतना सोचोगे? हाँ, ओम। और इसका मात्रक ओम होता है, वो वाला ओम नहीं। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है, स्पेलिंग OHM। ठीक है, हिंदी में ये है, स्पेलिंग OHM है और सिंबल ये है, इसका मात्रक ओम होता है। अब अगली हेडिंग लिखिए, विशिष्ट। वो फार्मूला लिखना चाहो लिख लो, R बराबर V/I। निकाल यहाँ से भी सकते थे, जो बताया था सही था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड काहे जाओ? जब जो चीज़ें सरल सी पता हैं उनके लिए कठिन पर हम काहे घुसें? तो यहाँ से आप निकाल सकते थे वोल्ट। ठीक है, बटे एम्पियर। लेकिन जब धारा एक बेसिक सी राशि है, धारा एक कौन सी राशि है? मूल राशि है, तो कम से कम मूल राशियों के मात्रक तो आप व्युत्पन्न ना करो। कह रहे हैं व्युत्पन्न राशियों के तो मात्रक व्युत्पन्न नहीं है, आपने मूल राशि को भी व्युत्पन्न कर दिया। गलत नहीं है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम मूल राशि को मूल राशि रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हो जाएगा मात्रक, ये भी सही होगा, ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें कोई। लेकिन जब वहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि उसका अगर जो मात्रक सीधे सीधे मेन मिल जाएगा तो उसको हम काहे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें। ठीक है, धारा क्या है? मूल राशि है, तो उसको हम किसी उसमें परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिना मतलब का तामझाम क्या फ़ायदा करें। अब देखिए, विशिष्ट का मतलब पता होगा शायद, क्या होता है विशिष्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है किसी को? स्पेसिफिक। जो विशिष्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बना किससे है? स्पेशल से। स्पेशल का मतलब तो जानते होगे, मतलब हिंदी का मतलब नहीं जानते हैं, अंग्रेजी वाले का मतलब जानते हैं। स्पेशल का मतलब क्या होता है? खास। ये तो खास का मतलब है जो हमारे लिए वैल्यू रखता हो। यही तो हुआ भाई, स्पेशल मेहमान है, स्पेशल मेहमान का स्पेशल गेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है, यही धारा के साथ है। अब धारा की एक प्रॉपर्टी, जैसे इस तार में बह रही है, यहाँ से बही 200 एम्पियर वाले में बही, सॉरी 200 एम्पियर बता गए, 220 वोल्ट से बही, तो धारा का मान कुछ फिक्स होगा। जैसे देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, जैसे बल्ब है, ये है, पंखे हैं, ये, इनमें सब में एक फिक्स धारा की वैल्यू होती है कि इतनी धारा की वैल्यू आप दोगे तो ये चलेंगे, और धारा की वैल्यू के अनुसार ही वोल्टेज और प्रतिरोध रखा जाता है। जैसे 220 से 240 वोल्ट पे चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसका प्रतिरोध रखा जाएगा कि इसमें इतनी करंट बहे। अगर इतनी करंट बही तभी ये चलेगा, नहीं, अगर इतनी करंट आप नहीं बहा पाए तो नहीं बहेगा। आपने देखा होगा एक चीज़
कि ट्रेनों की लाइट और पंखे देखें थोड़े अजीब से होते हैं, तो वो 12 वोल्ट वाले नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? जो ट्रेनों के होते हैं उसमें पहले हुआ करते थे, पहले यही पंखे बल्ब लगे होते थे, हर चीज़ में समस्या थी, टोटियाँ थी। अभी इसके पहले एक तेजस एक्सप्रेस लाई गई थी जिसका किराया बताया गया था प्लेन से भी महंगा है, और उसमें हुआ क्या था, वो तो चलो प्राइवेट कर दी गई थी, अलग बात है। इसी तरह से और सी बहुत सी ट्रेनें चलाई गई, तो उनमें क्या होता था, लोग टोटी तोड़ के घर ले आ रहे हैं, पता, और उसमें सब कुछ था, एलईडी और ये सब व्यवस्था थी, पता लगा एलईडी तोड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो अब ये क्या है, एक समस्या हो जाती है। ठीक है, तब भी क्या किया गया, वहाँ लोग क्या करते थे, पंखे और बल्ब, मतलब बल्ब, ठीक है, किसी ने निकाल दी क्या कि निकल गई, ठीक है। अब मान लीजिए ये बल्ब था पहले, अब पता चला ट्रेन में लगा है बल्ब, बल्ब को निकाल रहा है, अपने घर में लगा लिया। तो ट्रेन वाले जब रेलवे बड़ा परेशान हुआ तो उसने उसकी वोल्टता ही बदल दी, वो 12 वोल्ट या इन पर चलने वाले एसीडीसी नहीं है, वो इनसे ज़्यादा वोल्टता पर चलने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। आप उसको निकाल भी लाओ घर में, और निकाल के लाए, घर में लगाया पंखा वाल फैन, अब वो चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ सप्लाई कुछ और है, वहाँ की सप्लाई कुछ और है। इस समस्या को सॉल्व किया गया जब वहाँ देखा गया कि भैया ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, तब वहाँ परिवर्तन किया गया। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा जो चार्जर वार्जर सब होते हैं उन पे एक सिंबल से बना होता है, उस पर एक इस तरह का देखिएगा, कभी एक घर जैसा बना होगा पीछे चार्जर के ऐसे। इसका मतलब होता है कि ये जो चार्जर है ये सूटेबल है घर में जो सप्लाई आ रही है उसके लिए। मतलब आप बाहर लगाओगे फिर गारंटी नहीं है, ट्रेन में लगा दिया आपने, वो आपकी जिम्मेदारी पर है, गारंटी नहीं है उसकी, फूक गया और पता चला देख भी लिया किसी ने ट्रेन में फूका है, वापसी नहीं होगी उसकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो अलग आती है। देखिए हर चीज़ पर इंडिकेशन देना अनिवार्य होता है। जैसे आप कहते नहीं, कई बार बताया होगा, गुटखा पान दारू खतरनाक है, आपने देखा होगा, प्रचार तो बहुत किया जाता है, लास्ट में एक शब्द बोल देते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि आप समझ ना पाए उसको। वो बोलेंगे ज़रूर लेकिन ऐसे बोलेंगे, तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहे हैं वो। मतलब तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि तंबाकू अगर आप चलाते हैं चबाते हैं तो वो आपको दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, स्विच दूसरा वाला दाबो, देखो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं वैधानिक चेतावनी लिखना सब पे बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बस समस्या ये होती है कि उस चेतावनी पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, कितना नहीं दिया जा रहा है। तो इसी तरह से जो चार्जर या कुछ आते हैं तो उन पर चेतावनियाँ लिखी होती हैं, कोई ध्यान नहीं देता उसको। उसके पीछे देखिएगा, चार्जर के पीछे इस तरह का सिंबल एक ज़रूर बना होगा। इसी तरह से एक डस्टबिन कटा हुआ बना होता है, इसका मतलब है कि ये फेंकने योग्य नहीं है चीज़, कि आप इसको रिसाइकिल कराइए। फेंक देंगे तो ये इन्वायरमेंट को नुकसान ही करेगा, मतलब ये फेंकने योग्य नहीं है, आप इसको क्या कराइए। ठीक है, इस चीज़ को आप रिसाइकिल कराइए, वापस करिए और उसकी जगह पर दूसरा लीजिए। लेकिन कौन करता है यार, चार्जर मिला कूड़ेदान में फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। तो ये सब इंडिकेशन सबके लिखे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर अमल नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे कल करा देंगे। कल क्या, कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों कराएंगे। ठीक है, कल मुहर्रम है।